हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। देखो, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ये एक ऐसा बिल है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट होगा और वे में यानी रास्ते में इसका यूज़ किया जाता है। कि जब भी क्या कर रहे हो, आप जो है गुड्स की सप्लाई कर रहे हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन ये सप्लाई करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल को कैरी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर क्या है जो सप्लाई वो कर रहा है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है और वो क्या है एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जब भी वो सामान को लेके जाएगा वो ई वे बिल को पोर्टल के थ्रू पहले बनवाएगा। इस ई वे बिल को इसलिए इशू किया जाता है ताकि क्या कर सके, कोई भी पर्सन टैक्स को ना बचा सके और ये चीज़ इंश्योर की जा सके कि जो सामान ले जाया जा रहा है वहाँ वो जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर जो प्रोविज़न अप्लाई होते हैं उनके साथ उसको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको क्या करना है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है उस सामान को ले जाने से पहले आप क्या करोगे, पोर्टल पर जो आपका जीएसटी का पोर्टल है उसके ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि क्या है कि किस गाड़ी में जाएगा, किस जगह से किस जगह पे जाएगा, किस व्हीकल के थ्रू जाएगा, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर दिखा देते हो ताकि क्या है उन जब आप लेके जाओगे तो रास्ते में जैसे चेकिंग होती है तो आप उनको दिखा सको कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जा रहे हो, आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। तो ई वे बिल क्या हुआ, ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कि क्या किया जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स के टाइम यूज़ किया जाता है। जब भी जो मूवमेंट है गुड्स की वो वैल्यू में 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है। अब है इसका पर्पस कि एक ई वे बिल क्यों इशू किया जाता है। वैसे तो देखो हमने इसको समझते हुए ही बात कर ली इसके बारे में कि फर्स्टली ये इंश्योर करने के लिए कि जो गुड्स जो हैं ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, इंश्योर दैट द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कंप्लाई विद जीएसटी लॉ, कि जिन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो जीएसटी लॉ के साथ कंपाइल कर रही हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। सेकेंडली, एक इफ़ेक्टिव टूल है ये ट्रैक करने के लिए गुड्स की मूवमेंट, यानी अगर क्या है, अगर किसी ने ई वे बिल बनवाया है तो उस केस में वो गुड्स कहाँ जा रही हैं, वो सही जगह पे जा रही हैं नहीं जा रही हैं, इस चीज़ को ट्रैक करना आसान होता है। थर्डली, चेक टैक्स इवेजन, कि कोई टैक्स को बचा ना सके, इस बात को भी इंश्योर करता है कि ई वे बिल बना लिया आपने, पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपको उसके रिगार्डिंग टैक्स देना ही पड़ेगा, आप उस चीज़ को इवेड नहीं कर पाओगे, टैक्स से नहीं बच पाओगे। यानी जीएसटी लॉ के प्रोविजन से कंपाइल करने के लिए, गुड्स को इजीली ट्रैक करने के लिए और टैक्स इवेजन से बचने के लिए ई वे बिल का यूज़ किया जाता है। अब जब भी ये ई वे बिल बनाया जाएगा तो कुछ प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होंगे, वो क्या क्या, फर्स्ट है फॉर्म ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी, कि किस टाइप से बनाया जाएगा। तो देखो, जो भी जीएसटी लॉ में ई वे बिल बनाया जाएगा उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा उसमें इंफॉर्मेशन होगी रेसिपिएंट के बारे में कि उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है, गुड्स की वैल्यू क्या है, एचएसएन कोड क्या है, अगर वो रेलवे वगैरह के थ्रू जा रही हैं तो रेलवे रिसिप्ट होगी, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह होगा, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन उस गुड्स की है वो सारी की सारी लिखी हुई होगी। पार्ट ए में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी डिटेल्स होंगी किसकी, उस सामान के रिगार्डिंग, कि जिसको भेजी जा रही है और जो वो सामान है उसके रिगार्डिंग। जो दूसरा है पार्ट बी, उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ट्रांसपोर्टर की होगी, यानी जो उस सामान को ले जा रहा है उसकी होगी, कि उसका व्हीकल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखी हुई होंगी।
दोबारा बोल रही हूँ, ई वे बिल के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट में डिटेल होगी इस चीज़ की कि रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, चालान नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, गुड्स का HSN कोड क्या है, ट्रांसपोर्ट अगर बिल ऑफ लेडिंग वगैरह बना हुआ है तो उसका नंबर क्या है, रेलवे रिसिप्ट है तो उसका नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होंगी। और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका व्हीकल नंबर वगैरह क्या है। इसके बाद है सेकंड प्रोविज़न रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल कि कब जो है आपका ई वे बिल रिक्वायर होगा। तो जब भी जो कंसाइनमेंट है यानी जो पर्टिकुलर सामान भेजा जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन 50,000 रुपीज़ होगी, 50,000 या मोर देन 50,000 होगी, उस टाइम आपको ई वे बिल रिक्वायर होगा, आपको ई वे बिल बनवाना पड़ेगा। यानी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन भी हो और आपकी गुड्स की सप्लाई की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उस टाइम ई वे बिल बनवाना पड़ता है। थर्ड है पर्सन लायबल टू जनरेट ई वे बिल कि कौन कौन से पर्सन हैं जो लायबल होते हैं यानी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, ई वे बिल को जनरेट करें, उसको पोर्टल के ऊपर क्रिएट करें। जो फर्स्ट पर्सन है जो लायबल होता है ई वे बिल को जनरेट करने का वो है आपका कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर यानी जो सामान को भेज रहा है और कंसाइनी यानी जिसने कंसाइनमेंट का ऑर्डर दिया था यानी जो सामान भेजा जा रहा है उसका ऑर्डर दिया था। तो क्या है, अगर क्या है जो सामान है अपने ट्रांसपोर्ट से यानी आपने खुद की व्हीकल में या फिर कोई व्हीकल को हायर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप भेज रहे हो तो उस केस में या तो कंसाइनर या तो भेजने वाला या तो कंसाइनी या जिसके पास भेजा जा रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करें, ई वे बिल को जनरेट करें। सेकेंडली ट्रांसपोर्टर कि अगर क्या है आपने खुद सामान को नहीं भेजा है बल्कि किसी ट्रांसपोर्टर को ये काम सौंप दिया है, हैंड ओवर कर दिया है कि उसे क्या करना है, उस सामान को सही जगह पर पहुंचाना है, तो इस केस में ना ही तो कंसाइनर जनरेट करेगा ई वे बिल, ना ही कंसाइनी करेगा। ऐसे में जो क्या होगी, ई वे बिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी ट्रांसपोर्टर की होगी कि अगर उस जो सामान लेके जा रहा है वो 50,000 से ज़्यादा का है तो वो ई वे बिल को जनरेट करे। थर्ड है प्रिंसिपल कि अगर क्या है जो सामान ले जाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, एक प्रिंसिपल है जो क्या कर रहा है अपने ही सामान को अपने मान लो किसी एजेंट के पास भेज रहा है यानी एक स्टेट से दूसरी जगह पे भेज रहा है कि मान लो कि आप क्या हो, मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, आप क्या कर रहे हो अपने ही वर्कर के पास दूसरी स्टेट में कोई सामान भेज रहे हो ताकि वो वहाँ पर काम कर सके। तो अगर क्या है एक प्रिंसिपल क्या है अपने ही जॉब वर्कर को कोई सामान भेज रहा है दूसरी स्टेट में, तो ऐसे में जो ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी प्रिंसिपल की होगी। ठीक है, यानी नॉर्मल कंसाइनर या कंसाइनी बनाएंगे अगर अपना व्हीकल है, अगर क्या है ट्रांसपोर्टर को काम दिया है तो ट्रांसपोर्टर बनाएगा, और अगर प्रिंसिपल कोई सामान भेज रहा है तो उस केस में प्रिंसिपल ई वे बिल को बनाएगा। इसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की भी नहीं होगी, यानी कुछ पर्सन जो है एग्जम्प्ट भी किए जा सकते हैं फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन यानी ई वे बिल बनाने से। कि अगर क्या है सॉरी कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको एग्जम्प्ट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन लेने से। कि देखो वैसे तो हम क्या कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ता है कि अगर 50,000 से वैल्यू ज़्यादा है तो उसे ई वे बिल बनवाना पड़ता है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनको क्या किया गया है, वैसे तो एग्जम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन लेने से बट फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल तो बनवाना पड़ेगा। कि अगर क्या है आप जो सामान भेज रहे हो वो क्या है हैंडीक्राफ्ट सामान है, हाथ से बना हुआ सामान है, तो ऐसे में उन पर्सन्स को एग्जम्प्ट किया गया है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पर्सन क्या करेगा, जिसको एग्जम्पशन मिली हुई है उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चाहे कंसाइनमेंट की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। देखो वैसे तो हमने कहा 50,000 से ज़्यादा हो तो ही, लेकिन यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सामान के केस में वैल्यू कुछ भी हो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो क्या करे, ई वे बिल को जनरेट करे। ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन से ही एग्जम्प्टेड पर्सन है तो उस केस में ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस एग्जम्प्टेड पर्सन की कि वो क्या करे, ई वे बिल को जनरेट करे चाहे गुड्स की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद आपका फोर्थ प्रोविज़न है एक्सेप्शंस टू ई वे बिल रिक्वायरमेंट।
कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको एक्सेप्शन दी गई है कि उन्हें क्या है, ई वे बिल को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। कब कब? फर्स्ट, अगर क्या है वैल्यू जो है लेस देन 50,000 है तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई ऐसी गुड्स सप्लाई कर रहे हो जो कि स्पेसिफाइड है इन एनेक्सर, यानी किसी ऐसे जो डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड है टू रूल 138, क्या आप रूल 138 ऑफ CGST रूल्स 2017 के अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, यानी कोई ऐसी गुड्स है जो इस एनेक्सर में मेंशन है, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन, कि अगर क्या है वो एयरपोर्ट वगैरह से ट्रांसफ़र हो रही है और वो पर्टिकुलर सामान क्या है किस चीज़ पर्पस से जा रहा है, ताकि कस्टम डिपार्टमेंट उसे क्लियरेंस दे सके, यानी आप दूसरी जगह पे दूसरे देश में सामान भेज रहे हो, उसको कस्टम डिपार्टमेंट क्लियरेंस देने वाला है, तो उस केस में वो कस्टम डिपार्टमेंट में ही सारी ड्यूटी पूरी हो जाती हैं, तो आपको उस केस में भी क्या है ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, अगर क्या है आप नॉन मोटराइज व्हीकल का यूज़ कर रहे हो, यानी जहाँ पर मोटर नहीं लगी होती जिन व्हीकल में, जैसे साइकिल है, रिक्शा है, यानी जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसमें कोई मोटर नहीं यूज़ हुई है, तो उस केस में भी ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब वैल्यू 50,000 से कम हो, जब क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो इस रूल्स में लिखी हुई है उन गुड्स को भेज रहे हो, या फिर कस्टम क्लियरेंस के लिए किसी सामान को एयरपोर्ट, पोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन से भेज रहे हो, या फिर किसी नॉन मोटराइज व्हीकल का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट को पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ प्रोविज़न है आपका वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, कि आप एक बार जो ई वे बिल जनरेट कर लेते हो वो कितने टाइम तक वैलिड होता है। देखो ऐसे नहीं है कि आपने एक बार ई वे बिल बना लिया तो आप उस सामान को कभी भी भेजो, आप फ्री हो, ऐसा नहीं होता। एक वैलिडिटी होती है कि उसके बाद वो जो ई वे बिल आपने जनरेट किया था वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो देखो अगर क्या है आपने जो ई वे बिल बनाया है और उस आपका जो रास्ता है जहाँ से जहाँ तक का आपने ई वे बिल बनाया है वो 100 किलोमीटर से कम का है, तो उस केस में जो ई वे बिल है वो 1 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर से कम है तो ई वे बिल 1 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है तो उस केस में जो ई वे बिल है वो 3 दिन के लिए वैलिड होगा। जो 100 किलोमीटर है वो भी इसी के अंदर आया है, यहाँ पर लेस देन 100 था, यहाँ पर 100 या फिर उससे ज़्यादा, बट 500 से कम है अगर आपकी डिस्टेंस, तो 3 दिन के लिए ई वे बिल वैलिड होगा। अगर क्या है 500 नहीं 300 तक है तो 3 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर जो डिस्टेंस है वो आपकी 300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है लेकिन लेस देन 500 है, लेस देन 500 किलोमीटर है, तो उस केस में जो आपका ई वे बिल है वो 5 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर क्या है आपका जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है और लेस देन 1000 किलोमीटर है, यानी 500 किलोमीटर या उससे ऊपर है लेकिन 1000 किलोमीटर से कम है, तो जो ई वे बिल है वो 10 दिन के लिए वैलिड होगा। और अगर क्या है आपका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में 15 दिन के लिए आपका ई वे बिल वैलिड होगा। लेस देन 100 किलोमीटर 1 दिन, 100 या उससे ऊपर लेकिन 300 से नीचे 3 दिन, 300 किलोमीटर या उससे ऊपर लेकिन 500 से नीचे 5 दिन, 500 किलोमीटर या उससे ऊपर लेकिन 1000 से कम 10 दिन, और 1000 किलोमीटर या उससे ऊपर तो 15 दिन के लिए आपका जो ई वे बिल है वो वैलिड होता है। उसके बाद 6 प्रोविज़न है आपका एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, की क्या आपकी ई वे बिल की जो वैलिडिटी अभी हमने बात की 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखो वैसे तो किसी भी ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो अगर क्या है कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स में अगर स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, यानी कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस है जो उसको सही लगती हैं कि इंक्रीज़ कर देना चाहिए, तो उस केस में कमिश्नर इंक्रीज़ कर भी सकता है। नेक्स्ट है आपकी कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, कि अगर आपने एक ई वे बिल को
को जनरेट कर लिया तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है? तो अगर क्या है, ई वे बिल आपने जनरेट कर लिया है लेकिन वो गुड्स जो हैं अब आप ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाले हो, या फिर जो डिटेल्स हैं उन गुड्स की वो चेंज हो गई हैं, तो ऐसे में जिस टाइम आपने वो ई वे बिल जनरेट किया था उसके 24 घंटे के अंदर आप उस ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। यानी एक ई वे बिल जो एक बार जनरेट हो गया है वो जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल, यानी जो क्या है आपका ई वे बिल है वो किस लिए बनाया गया था, ताकि आपकी गुड्स सर्विस जो है इजीली मूव कर सकें। और जो ये पर्टिकुलर चीज़ है डिसाइडेड हुई थी 24th काउंसिल में, जो 24th मीटिंग हुई थी काउंसिल की, उसके अंदर ये डिसाइडेड हुआ था कि क्या है जितनी भी पर्टिकुलर गुड्स हैं वो क्या होंगी, 1 फरवरी से उनके लिए मैंडेटरी होगा कि उन्हें ई वे बिल को कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बात की गई थी कि अगर क्या है आपकी जो गुड्स इंटर स्टेट मूवमेंट कर रही है, यानी आप जो सामान भेज रहे हो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हो, तो उस केस में सभी जो भी सामान भेज रहे हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो 1 फरवरी 2018 के बाद वो हर मूवमेंट के लिए ई वे बिल को बनवाएंगे अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई थी। दूसरा कि अगर क्या है इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, यानी आप एक ही स्टेट में सामान भेज रहे हो, तो उस केस में कंपल्शन है जो वो जून 1 2018 से होगी, यानी 1 जून 2018 के बाद जो भी आप सामान भेजोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये तो थी कंपल्जन। बाकी वॉल्यूंट्री बेसिस पर अगर कोई बनाना चाहता है तो 16 जनवरी 2018 के बाद कोई भी मूवमेंट के लिए आप चाहो तो ई वे बिल बना सकते थे। जीएसटी आपका 2017 में आया था, ये जो रूल है वो 2018 में लागू हुआ कि वॉलंटरी बेसिस पर तो 16 जनवरी 2018 से स्टार्ट हो गया था, बट कंपल्शन बेसिस पे इंटर स्टेट में 1 फरवरी 2018 और इंट्रा स्टेट में जून 1 2018 से ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। ये था आपका ई वे बिल और उससे रिलेटेड प्रोविज़न कि क्या कब ई वे बिल बनाया जाता है, किन पर्सन को एग्जाम्प्ट किया गया है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने टाइम तक वो वैलिड होता है, कब से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है, और अगर उसे कैंसिल करवाना चाहे तो आप उसको कैसे करवा सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है छोटा सा, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेक्शन 32, कि जो आपका सेक्शन 32 है एक्ट का, वो क्या करता है, कुछ लोगों को रोकता है कि वो क्या है टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से पर्सन, फर्स्टली नो टैक्स कलेक्शन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर क्या है कोई भी पर्सन क्या है अनरजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है अभी तक, वो पर्सन क्या है टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। ये स्पेसिफाई है सेक्शन 32 के सब सेक्शन 1 में। दूसरा, सेकेंडली नो अनऑथराइज कलेक्शन टैक्स कलेक्शन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, कि देखो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो तो कर ही नहीं सकता, इसके साथ साथ रजिस्टर्ड पर्सन भी सिर्फ वही कलेक्शन कर सकता है जिसकी पावर उसके पास है। अनऑथराइज यानी जिस चीज़ की पावर उसके पास नहीं है, ऐसे किसी भी टैक्स को वो कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी अपनी पावर्स के अंदर रहकर ही उसको जीएसटी को कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन कर ही नहीं सकता और रजिस्टर्ड पर्सन अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता। ये आपकी प्रोहिबिशन लिखी हुई है सेक्शन 32 में। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टैक्स इनवॉइसेस के बारे में बात की पहले हमने, फिर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में बात की, एंड लास्टली हमने ई वे बिल को के बारे में बात की और इन प्रोहिबिशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।